बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि हमारा चैप्टर चल रहा है और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है जब हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब किसी चीज में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होता है, तो हमें ध्वनि सुनाई देती। ठीक है। तो अब जो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो है ध्वनि का संचरण के बारे में, कि ध्वनि कैसे उसका संचरण होता है, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो ये जो है कि आज हमने वाइब्रेशंस तो क्रिएट कर ली, लेकिन वो वाइब्रेशंस उस वस्तु में हो रही हैं तो हमारे कान तक कैसे पहुंच रही हैं, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो बुक है ना आपके पास? चलिए खोलते हैं। तो बच्चों, जैसा हम लोग समझ चुके हैं कि जब वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, तो हमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि उत्पन्न का तो हमें समझ में आ गया है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका कि वो द्रव्य है या वो क्या पदार्थ है, तो वो एक माध्यम के थ्रू जो है ध्वनि हम एक का ट्रांसफर होता है। तो ये जो है माध्यम, ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो आपको किसी ठोस से भी आवाज आ सकती है, द्रव के थ्रू भी आ सकती है और गैस के थ्रू भी आ सकती है। तो इसको आप अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर हम सबसे पहले गैस लेते हैं, हमारे चारों ओर क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं, है ना। और हम जब बोल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी सुन रहा है, इसका अर्थ है कि वो हवा या गैसेस के थ्रू भी गति जा सकती है। पानी में जब हलचल होती है तो हमें सुनाई देती है, इसका अर्थ है कि जो जल है, एक लिक्विड्स है, उससे भी ध्वनि ट्रांसफर होती है। इसके बाद हम ठोस में देखें तो कोई बॉक्स अगर एक अंदर कुछ उसके अंदर बंद है और जब हम उसे हिलाते हैं हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो हम ये देखते हैं चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सबके थ्रू वो बस ये तीनों माध्यम के थ्रू ध्वनि वो का संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो ये ही, और इसी प्रकार जब किसी स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो फिर आसपास फैलती है और जो उसको रिसीव कर सकते हैं वो उसको रिसीव करते हैं। जैसे हम मनुष्य ध्वनि को पहचानते हैं, इवन अगर हम देखें तो जीव जंतु भी ध्वनि को पहचानते हैं। कि आज अगर आप आपके घर में कोई जीव है, चाहे कुत्ते हैं, बिल्ली, अगर आपके घर में आपने पालतू पाल रखे हैं, इवन अगर कोई पशु पक्षी भी हैं, तो वो एक जब ध्वनि आप कुछ एक तेज ध्वनि करिए, देखिए कैसे वो एक भागते हैं वहां से, है ना, अपने को सेव करने के लिए। तो उनमें भी ध्वनि को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वो अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को वो एक क्या करती है, कंपमान कर देती है। मीन्स जब हमने एक ध्वनि क्रिएट करी तो क्या होता है, ध्वनि जैसे एयर में है, तो वो जो कंपन उसने उस जैसे हमने ट्यूनिंग फॉर्क का ही एग्जांपल लिया था, तो जब उसमें कंपन हुआ तो उसने जो एयर के जो पार्टिकल्स थे उनमें भी एक कंपन कर दिया, और वो कंपन जितनी दूर तक जा सकता था उतनी दूर तक गया, और वहां पे जो भी व्यक्ति खड़ा है या जो भी पशु पक्षी है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो जैसा हम देखते हैं बहुत दूर अगर कोई एक कुछ कोई बात कर रहा होता है, हमें नहीं सुनाई देता, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही हमें सुनाई देता है। उसका कारण यह है कि कंपन कहाँ तक गया है, कितनी दूर तक उसका संचरण हुआ है। तो वही जो हल्की ध्वनि होती है वो उसको जो कंपन क्रिएट करती है, वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, वो कम करती है तो उसका संचरण भी कम दूरी तक होता है। जो जैसे लाउड स्पीकर है, तो वो क्या होता है, वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो वो काफी दूर तक उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो पास डाउन होते हैं। तो जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ इसको देख लिए, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वे अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों का कंपमान कर देती है, और ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले क्या होता है,
तो ये ऐसा नहीं है जो इसमें आपको बता रहे हैं, कुछ आपके ये ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़कर ही समझाना ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ वो यही बात बता रहे हैं कि जब कंपन हो रहा है तो कितना वो पार्टिकल्स तक वो कंपन हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि ध्वनि का संचरण कहाँ तक होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ कंपन हुआ और हम चाहे कितनी दूर है, क्योंकि कंपन हो गया है तो हमारे कान तक पहुंचेगा। तो ये यहाँ पे आपको यही बात बता रहे हैं कि सबसे पहले कंपन वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। तो जब किसी चीज का कंपन होता है तो उसके जो बिल्कुल इमीडिएट कांटेक्ट में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और फिर वो अपने पास वाले पार्टिकल्स को, वो अपने पास वाले पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को ऐसे वो पास करते चले जाते हैं। तो जो निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभ में कण अपनी वो मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। और लेकिन जो कंपन की क्रिया है वो आगे एक पास होती रहती है। तो इसको एक बार और हम ऐसे समझाएंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कंपन हुआ है, यहाँ पे उसको कोई ग्रहण करने वाला खड़ा है, तो यहाँ जो कंपन हुआ तो बिल्कुल उसके पास के जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन हुआ। वो जब वाइब्रेट हुए तो उसके पास वाले पार्टिकल वाइब्रेट हुए। तो और लेकिन जो पहले जो पार्टिकल्स थे वो अब उन्होंने जितनी उनके अंदर एनर्जी आई थी वो उतनी देर तक वाइब्रेट हुए, फिर रुक गए। लेकिन इस प्रकार जो एक एक पार्टिकल आगे आगे वो रिसीव करता जा रहा था वो यहाँ तक पहुंच जाता है। तो माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि अपने कानों तक नहीं पहुंच जाती। तो इस प्रकार ध्वनि हम तक आती है। तो कि जो वाइब्रेशंस एयर में पास हो रहे हैं वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तो ये, और यहाँ पे देखिए माध्यम के कण नहीं, तो ये आपको यही है कि ये ऐसा नहीं है कि ये वाइब्रेट हुआ ये वाला कण और वो पहुंच गया, वो खुद नहीं पहुंचता है। वो जो एक विक्षोभ, जो एक आपका डिस्टरबेंस जो क्रिएट हुआ है, वो डिस्टरबेंस आगे जा ट्रांसफर होता चला जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ ध्वनि हुई और वो उठ के चली गई, नहीं, बीच के आपके जो एयर है उसमें वो जो डिस्टरबेंस है वो पास डाउन होता चला जा रहा है। तो डिस्टरबेंस वो जो है वाइब्रेशंस है वो पास डाउन हो रही हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो पास डाउन नहीं हो रहे हैं। तो जैसा आपने कंडक्शन में भी पढ़ा होगा कि जब हम कोई चीज गर्म करते हैं तो हमने 3 टाइप का देखा था हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना। तो कंडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, पहले यह पार्टिकल गर्म हुआ, फिर उसने अपनी हीट पास वाले पार्टिकल को पास कर दी, वो गर्म हुआ, उसने फिर पास वाले पार्टिकल को पास कर दी। तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ना कि वो कण जा रहे हैं। हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कोई सॉलिड से हो रहा है। लेकिन पानी में हम क्या देखते हैं, वो कण जो गर्म हुए वो ऊपर चले गए और जो ठंडे कण है वो नीचे आ गए। तो यहाँ वो कणों का मुंह है। लेकिन जब हम एयर का डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं तो जो हमारा डिस्टरबेंस है, मैं इसलिए आपको बार बार समझा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिस्टरबेंस जो है, जो कंपन है, वो पास डाउन हो रहा है, माध्यम के कण नहीं पास होते हैं। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। तो तरंग, ये जो वेव, अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं तरंग, तो जब वाइब्रेशंस होते हैं तो एक वेव की तरह उत्पन्न होते हैं, और वो क्या होता है, वो किसी माध्यम से होकर जो तरंग है वो एक विक्षोभ है और जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। तो कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता है। वैक्यूम में एयर हम कोई साउंड नहीं सुनते, इस कारण देखिए चंद्रमा पर कोई एयर नहीं है, तो वो लोग अपने स्पेशल वो माइक्स, वो अपने कम्युनिकेशन के सिस्टम रखते हैं जिसके थ्रू बात कर पाते। अगर
एयर नहीं है तो उनका जो विक्षोभ है वो नहीं उन तक पहुंचता है, तो सुनाई नहीं देता है। तो तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वो पास डाउन होता चला जाता है। तो यहाँ देखिए, ये आपको कई बार ये समझाया जा रहा है, तो इसे मार्क कर लीजिए। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ध्वनि को तरंग के रूप में हम जानते हैं। तो ध्वनि जो है, तो हम जो आप जब ध्वनि की बात करते हैं तो हम साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग ऐसे शब्द बोलते हैं कि क्योंकि वो एक वेव्स की तरह, जैसे हम देखते हैं ना पानी में कैसे होता है, लहर आई, वो नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर वो आई, है ना। तो जैसे ये लहर है, इसी प्रकार क्या होता है, वो डिस्टरबेंस है जो पास हो रहे हैं और वो जो ध्वनि है वो तरंग के रूप में आगे जाती है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। क्योंकि इनमें एक मूवमेंट हो रहा है इसलिए हम इनको यांत्रिक तरंगे कह रहे हैं, मैकेनिकल वेव्स इनको बोलते हैं। तो ये जब हम ध्वनि के संचरण की बात कर रहे हैं तो इसके लिए वायु जो है सबसे अधिक सामान्य माध्यम है, क्योंकि काफी कुछ अगर हम रोजमर्रा का देखें तो हम बाहर ही रह के बोल रहे हैं और वायु के कारण ही साउंड एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफर हो रही है। तो जब हम कोई एक वाइब्रेटरी, कोई भी हमारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट होता है और जब वो जब उसके अंदर वाइब्रेशन होती है तो देखिए वो पहले क्या होता है, वो आगे की ओर कंपन करता है। तो जब कोई वाइब्रेशन होता है तो जैसे करा, तो ऐसे फिर ऐसे ये आगे की ओर कंपन करती है। तो अपने से सामने जो उसके वायु के कण होते हैं उनको वो प्रेस कर देती है। तो जैसे यहाँ इसमें कंपन हुआ, तो जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड्स पर एक हिट करा था तो इसका ये वाला पार्ट इधर गया। जब ये पार्ट इधर गया तो इसके पास जो वायु के कण थे वो क्या हो गए, वो संपीडित हो गए, वो कंप्रेस हो गए, ठीक है, वो दब गए। और ये जो संपीड़न है ये कंपन वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। फिर क्या होता है कि जब ये जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है ये पहले आगे गया, इसने ये पार्टिकल प्रेस करे, फिर जब ये पीछे आया, क्योंकि कंपन हो रहा है तो ये आगे पीछे हो रहा है, तो जब ये पीछे आया तो यहाँ का जो पीछे आया तो यहाँ का दाब तो कम हो गया, लेकिन वो जो कंपन था वो आगे ट्रांसफर हो गया। क्योंकि जब इसने यह पार्टिकल इधर के दबाए तो नेचुरल है जब इधर के जो होंगे वो आगे वालों को दबाएंगे। तो इतने बीच में जब उन्होंने आगे वालों को दबाया, वो ट्यूनिंग फॉर्क का जो था वो पीछे हुआ, तो इधर एक हमारा एक कहें वो फैल गया और जो ये जो एक संपीड़न था, जो कंप्रेशन था, वो इस प्रकार आगे बढ़ता चला जाता है। तो जब कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसको हम विरलन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रेरिफेक्शन बोलते हैं। और तो इस प्रकार जो है ये संपीड़न और विरलन के हेल्प से जो साउंड वेव्स हैं वो आगे आगे ट्रेवल करती हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन का जो एक सीरीज है वो चलती चली जाती है। तो यहाँ देखिए इस पिक्चर में, तो ये आपका संपीड़न है, ये विरलन है, फिर संपीड़न है, फिर विरलन है। तो ये इस प्रकार साउंड वेव्स आगे चलती रहती हैं और ये संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। तो और ये संपीड़न विरलन का मैं आपको नोट्स में भी और डिटेल में वो उसका दूंगी सेपरेट। तो संपीड़न और उच्च दाब का क्षेत्र होता है और विरलन जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और जब हम दाब की बात कर रहे हैं तो हम उसकी कर रहे हैं कि किसी माध्यम में दिए गए हुए आयतन के कणों की संख्या है कि किसमें वो संख्या अधिक हो रही है, किसमें वो संख्या कम हो रही है। तो किसी माध्यम के कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। उसकी डेंसिटी जो है, घनत्व है, उसमें भी हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। ये देखें, जहाँ कंप्रेशन हो रहा है तो हमें काफी डेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें बहुत फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हम एक कम डेंस दिखाई दे रहा है, तो ये हम घन, जो आपका यहाँ कहा गया है कि ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, एक यहाँ पे यही आपको थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट का है। तो इसमें उन्होंने कहा आप टीन का डिब्बा लीजिए और इसको आप काट दीजिए, इसका जो बेस होता है, और इधर क्या है, एक तनित गुब्बारे की एक झिल्ली सी लगा दीजिए और उस पर एक सेंटर में आप समतल दर्पण लगा दीजिए। फिर आप क्या करें, सामने दीवार है और इस प्रकार से आप इसमें सेटिंग करें कि ये जो हमने ये मिरर लगाया है ना, तो जब हम किसी इस पर जब लाइट पड़ती है तो इसकी जो इमेज है वो हमें दीवार पर देखने को मिले। अब क्या करिए, आप यहाँ पे जोर से फूंक मारिए और ये देखिए, ये जहां जो एक दीवार पे जो आपकी एक इमेज बन रही थी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की, वो हिल रही है या नहीं। तो उम्मीद आप एकदम गैस कर लिया होगा कि जब हम यहाँ पे फूंक मार रहे हैं तो नेचुरल है, वहां पे एक कंपन होगा और वो कंपन फिर पास होगा और इस कारण जो एक इमेज बन रही है वो भी हिलने लग जाएगी, क्योंकि जो हमारी हवा के द्वारा संचरण हो रहा है उसके पार्टिकल्स हिलना शुरू कर देते हैं, और जब उसके पार्टिकल्स हिलना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे इमेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इसको करके देखिएगा। तो आज के नोट्स देख लेते हैं। ध्वनि का माध्यम द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ध्वनि के संचरण की बात करें, जब एक वस्तु कंपन करती है तो वस्तु के आसपास के वायु के कण भी वस्तु के समान कंपन करने लगते हैं और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। मीन्स उनका जो संतुलन एक बेस बना हुआ था उससे वो हिल जाते हैं। ये कंपित वायु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाते हैं, अतः आसपास के वायु के कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। यह प्रक्रिया वायु में तब तक चलती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाए। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है बहुत तेज, वो अपने को रोक नहीं पा रहा है और आप स्टेबल खड़े हैं, वो आपको से टकराएगा तो आप में हलचल होगी। तो और इन केस आपके सामने भी कोई खड़ा है तो आपकी हलचल के कारण उसमें भी हलचल होगी, क्योंकि आप उससे टकराएंगे। तो अगर ऐसे कई लोग खड़े हैं तो दौड़ता हुआ कोई आया था वो तो रुक जाएगा, लेकिन उससे जो एक हलचल क्रिएट हुई वो आगे तक जाती है। तो इसी प्रकार हमारी एक पार्टिकल का हलचल हुई, उसने पास करा, वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन हलचल पास होती चली जाती है। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम के कण गति नहीं करते, ध्वनि को एक तरंग के रूप में माना जाता है। तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता। ध्वनि यांत्रिक तरंगों द्वारा संचारित होती है। तो यांत्रिक तरंग का अर्थ हुआ वह तरंग जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। और जो यांत्रिक तरंग है ये दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो ये देखिए, ये जब हम कोई स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे बनाती हैं। इनको हम और डिटेल में आपको समझाएंगे। ध्वनि तरंगों में संपीड़न तथा विरलन। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे जब एक वस्तु कंपन करती है तो अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है जिसे संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपन वस्तु से दूर रह जाता है।
जब कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जिसे विल्डन कहते हैं। तो यहाँ आपको सेपरेट मैंने और बता दिए, आप इससे भी नोट कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों में संपीड़न तथा विल्डन की अगर बात करें तो ये देखिए ये है। तो जब कोई वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तो हवा में संपीड़न और विल्डन की एक श्रेणी ऐसे बन जाती है, और इसको हम घनत्व परिवर्तन का संचरण भी कह सकते हैं। तो वहां मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया, इसको सेपरेट एक हेडिंग्स देकर भी आपको नोट्स रूप में भी दिया है। बुक में भी मार्क करें, इनको नोट्स रूप में पढ़िए, और इसको आप सुन लिया आपने सेशन, अब आप खुद उसको रीड भी करिए, और कोई भी अगर आपको ऐसा प्रश्न आ रहा है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।